प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रकरण संस्था के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने संस्था की परिभाषाओं और विशेषताओं से जुड़ा हुआ एक लेक्चर पीडीएफ में भी और वीडियो में भी आपको बताया था, और संस्था का उद्विकास भी आपको बताया था। संस्था के उद्विकास में हमने आपको बताया था कि विचार सर्वप्रथम आता है, जो व्यक्तिगत होता है, और वो विचार प्लस विचार अनुसार आचरण और उसकी पुनरावृत्ति जब होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो आदत बन जाती है। वो क्या बन जाती है? आदत। और उसके बाद आदत प्लस समूह द्वारा पुनरावृत्ति जब हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? जनरीति बन जाती है। और जनरीति के साथ जब भूतकालीन अनुभव या पूर्वजों के अनुभव जुड़ जाते हैं तो वो किस रूप में प्रकट हो जाती है? प्रथा के रूप में प्रकट हो जाती है। और जब प्रथा को समूह के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि प्रथा प्लस समूह की स्वीकृति और सामूहिक कल्याण की भावना और उसकी उपयोगिता यदि जुड़ जाती है तो वो फिर क्या बन जाती है? रूढ़ि बन जाती है, एक तरह से लोकाचार बन जाती है। और रूढ़ि के साथ एक निश्चित ढांचा जब जुड़ जाता है, निश्चित संरचना का जब समावेशन हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? एक संस्था बन जाती है। ये हमने कल संस्था के उद्विकास के विषय में चर्चा की थी। आज हम संस्था की कुछ विशेषताओं को लेकर के आपके सामने मुखातिब हैं, आपसे मुखातिब हुए हैं संस्था की विशेषताओं के साथ। तो संस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें से आवश्यक तत्व भी हम इनको कह सकते हैं। तो संस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। निश्चित उद्देश्य, कि प्रत्येक संस्था जो होती है उसका कोई न कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के अभाव में संस्था का अस्तित्व जो नहीं माना जा सकता, क्योंकि संस्था का जो गठन है वही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को ही हम संस्था कहते हैं। और ये जो नियम और कार्य प्रणालियाँ जो स्थापित की जाती है वो किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। दूसरा धारणा है, और धारणा के बारे में हमने कहा कि संस्था का जो सबसे जरूरी और अहम तत्व है वो है धारणा। और इस धारणा को जो सामाजिक हित के रूप में या हित तत्व के रूप में विद्यमान रहता है, और संस्था का विकास ही किसी न किसी धारणा या विचार से होता है, और समूह के अस्तित्व की रक्षा के लिए इसको अपनाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्था के जो उद्विकास का जो क्रम है, संस्था के विकास का जो क्रम है, वो हमने आपको बताया था कि विचार से ही शुरू होता है, और विचार के बाद धीरे धीरे चलता 6 चरणों में, और 6ठे चरण में संस्था की उत्पत्ति जो हमने आपको बताई थी। संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। कोई भी जो संस्था होती है वो समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित कार्य प्रणालियाँ और तत्संबंधी व्यवहार प्रतिमान है। संस्था में ज्ञान, विश्वास, प्राय, परंपरा तथा समूह की आदत या जनरीति का समावेशन होता है, और संस्था समूह हित से संबंधित व्यवस्थित और स्थापित रीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों तथा कर्तव्य सांस्कृतिक तत्वों का एक प्रकार्यात्मक संयोग है। प्रकार्यात्मक संयोग है मतलब पारस्परिक क्रियात्मक रूप से जो सहयोग है वो इसमें पाया जाता है। संस्था समाज में संबंधित या समाज से जुड़े हुए हितों की पूर्ति तो करती है,
किंतु साधारणतः अन्य संस्थाओं के सापेक्ष में ही। इसलिए संस्था की क्रियाशीलता को पूर्णतः सांस्कृतिक व्यवस्था के सापेक्ष में ही समझने की बात गिलेन एंड गिलेन के द्वारा की गई है। संस्था की बहुत निश्चित लिखित अथवा अलिखित परंपरा होती है। कोई भी जो संस्था होती है उसको व्यवस्थित करने में और स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से परंपराओं का जो है बहुत अत्यधिक महत्व होता है। और परंपरा किसी भी संस्था से संबंधित प्रतीकों, उपकरणों, सदस्यों के व्यवहारों और प्रतिमानों तथा मनोवृत्तियों को परस्पर जोड़ करके रखती है। और ये जो सारी चीज़ें हमने अभी आपको जो प्रोक्त वर्णन हमने किया वो लिखित में भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। ढांचा, जब बिना उचित ढांचे के कोई भी संस्था जो है वो विकसित नहीं हो सकती है। और ढांचे से हमारा तात्पर्य उन नियमों अथवा कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा संस्था का कार्य चलता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति संस्था जो वो करती है। निश्चित नियम प्रत्येक संस्था के द्वारा जो है कुछ निश्चित नियमावली को अपनाया जाता है और ये नियम जो हैं वो एक संस्था को दूसरी संस्था से पृथक करते हैं, अलग करते हैं। यानी कि अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग प्रकार के नियम यहाँ पर पाए जाते हैं। किसी विशेष संस्था के जो नियम हैं वो उसके अलग होंगे और उसका दूसरे से भिन्न होगा। प्रतीक, प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, यानी कि सिंबॉलिक रूप से हम उसको पहचान सकते हैं, प्रतीक के रूप में हम उसको पहचान सकते हैं। और ये प्रतीक जो है वो भौतिक रूप में भी हो सकता है। और जैसे आपने आपको कहा कि जैसे चर्च का जो प्रतीक है वो क्रॉस है, गुरुद्वारा का जो निशान साहब है, आर्य समाज का प्रतीक जो हो ओम है, हॉस्पिटल का जो प्लस का निशान दिखाते हैं अपने वो है। यानी कि कोई भी जो संस्था, चाहे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कोई भी जो संस्था होती है उस संस्था का अपना एक लोगो होता है, अपना एक प्रतीक होता है और उस प्रतीक के आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं। स्वीकृति और अधिकार, संस्थाएं जो है वो समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि सामाजिक स्वीकृति, सोशल सैंक्शन जब जुड़ जाती है तभी तो संस्था का विकास होता है और इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए आवश्यक है कि समूह इन्हें कुछ अधिकार दे देता है। यानी कि संस्थाओं के पास अधिकार जो हों सुरक्षित होते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो हो इन संस्थाओं के नियमों का उल्लंघन न करे और उसी के चलते उन अधिकारों की एवज में संस्थाएं अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाती हैं। और नेक्स्ट आपको बताइए, संस्था तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है। संस्थाएं जो है वो तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है। मतलब यदि हम किसी चीज़ से उसकी तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि संस्थाएं जो वो स्थायी होती हैं और समाज द्वारा स्वीकृत और समाज द्वारा ही स्थापित होती है और इससे समूह का विगत अनुभव और कल्याण का तत्व जो जुड़ा होता है। हम सामूहिक जीवन में संस्थागत व्यवहार के अभ्यस्त हो जाते हैं और इसलिए संस्था से आग्रह एवं स्थायित्व का समावेश होता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य या व्यवहार को बार बार करता है तो वह उसकी एक आदत बन जाती है और वो आदत बहुत जल्दी से नहीं बनती है, लंबे समय तक
काम करने से बनती है और एक बार आदत बन जाने के बाद बहुत जल्दी से टूटती भी नहीं। इसी प्रकार कोई विश्वास या विचार की व्यवहार की प्रणाली संस्थागत नहीं होती है। संस्थागत तभी होती है जबकि किसी समूह के सदस्यों द्वारा एक उल्लेखनीय समय तक सामान्य रूप से अपनाई जाए या स्वीकार की जाए। और स्थायित्व का अर्थ हमें इस परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना है कि वो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन अतिशीघ्र परिवर्तन इस पर नहीं होता है और अतिशीघ्र ये नष्ट नहीं होती है, लंबे समय तक चिरकाल तक ही चलती रहती है। परंपराओं के बारे में बात करें तो संस्था कोई भी जो हो उसके पास अपने लिखित और अलिखित परंपराएं होती हैं और इन्हीं परंपराओं के माध्यम से संस्थाओं का जो है नियंत्रण रखा जाता है और ये परंपराएं लोगों को अनुरूप व्यवहार करने और समानता लाने के लिए प्रेरित करती है। अमूर्त प्रकृति है, मैंने आपको बताया था कि अमूर्त प्रकृति है तो इसलिए क्योंकि नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है और नियम और कार्य प्रणाली कभी भी दिखाई देने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जब संस्था जो होती है वो व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। संस्था क्या होता है? नियमों और कार्य प्रणालियों का एक समूह होता है और नियम और कार्य प्रणालियां विचारों की बात करें, जनरीतियों की बात करें या रूढ़ियों की बात करें तो ये सारे किस रूप में होते हैं? अलिखित रूप में होते हैं। अलिखित रूप में भी होते हैं और कुछ लिखित भी होते हैं, लेकिन संस्था की प्रकृति जो है वो हमेशा कैसी मानी गई है? अमूर्त ही मानी गई है। और ये अमूर्त प्रकृति, नियमों की लिखित या अलिखित प्रकृति की बात यदि हम करें तो व्यक्ति को कहीं न कहीं से ये प्रभावित निश्चित रूप से करती है। प्रत्येक जो संस्था है उसके पास अपने सांस्कृतिक उपकरण भी पाए जाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण पाए जाते हैं, मेरा मतलब है कि प्रत्येक जो संस्था है उसके पास कुछ भौतिक और कुछ अभौतिक, जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं और तो उसके पास ये उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन संस्था के भौतिक उपकरणों में आ जाते हैं। उसके बाद विचार, आदर्श, मूल्य और कार्य प्रणाली जो वो ये अभौतिक और उपकरण है, ये अभौतिक सामग्री है। हिंदू समाज में विवाह नामक संस्था से जुड़ा हुआ उपकरणों की यदि हम बात करें तो होम, वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, जप, मंत्र आदि विवाह से जुड़े हुए भौतिक और मंत्र उच्चारण जो है वो अभौतिक तत्व माने जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जो संस्था है उस संस्था के बाद इस तरीके के भौतिक और अभौतिक उपकरणों का एक संग्रह होता है और उसी के आधार पर संस्थाएं अपना काम सही ढंग से संचालित करती है। एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य प्रत्येक संस्था के पाए जाते हैं। प्रत्येक संस्था के पास अपने कुछ उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य लगभग क्या है या संपूर्ण रूप से मानवीय आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के रूप में हिंदू समाज की जो विवाह या परिवार नामक की जो संस्था है उसके बहुत ही सुस्पष्ट उद्देश्य हैं और ये हो सकता है कि अलग अलग समाजों में इनमें कुछ अंतर जो है वो पाया जाता है।
तो विद्यार्थियों, ये था संस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में या आवश्यक तत्वों के बारे में। कल हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।